हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि लेखपाल की एनवायरनमेंट की क्लास शुरू होगी, तो आज शुरू करने चल रहे हैं हम लोग। आप लोग देखिए, चाहते तो हैं, अगर आप चाहें तो एक काम करिए कि आप ये बुक ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइएगा। उसमें ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसमें यही नहीं, हम केवल यही नहीं करवाएंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ दें। उससे क्या होगा कि आपको इसमें एनालिसिस भी थोड़ा मिल जाएगी। जो जो मुझे लगेगा कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, बस ये है कि आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करने का प्रयास करिए ताकि लोगों का भला हो सके, है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार है वो यूनेस्को के द्वारा लाया गया था। और इसमें एक कार्यक्रम था मानव और जीवमंडल के तहत शुरू किया गया था। क्या यूनेस्को का जो विचार, बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार था यूनेस्को के द्वारा लाया गया था। और मानव और जीवमंडल कार्यक्रम था, मैप के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपको पता हो तो वो नहीं होता कि जिसमें इंडिया की 18 साइटें, मतलब 12 टोटल इंडिया में 18 साइटें थी जिसमें 12 शामिल थी। अभी एक और शामिल हो गई है तो वो 13 हो गई है, 13वीं हो गई है। तो आप इसलिए, और इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट को साथ में रख करके पढ़ा जाता है। तो मतलब करंट इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इस वजह से करंट को ज़रूर देखते रहिएगा। और 10 नंबर काफ़ी होते हैं लेखपाल में, तो इस वजह से जल चक्र के पीछे अगर देखा जाए, जल चक्र के पीछे जो मुख्य प्रेरक शक्ति है उसे जो है हम सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर घास के मैदान होते हैं, वो जो उनका पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का एक प्रकार है, वो सीधा होता है। और अगर ये पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड जो होते हैं उल्टे और सीधे दोनों होते हैं, लेकिन घास वाला जो पिरामिड है वो आपका सीधा होता है। ठीक है। और ये देखते हैं आगे, तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तत्वों पर मानवीय मांग का माप है, वो है पारिस्थितिकी पद चिन्ह, जिसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अगर ये देखा जाए कि इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, अगला क्वेश्चन है ये, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करने वाला जीव जो है वो बैक्टीरिया और कवक है। ठीक है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक जो होते हैं वो जीवीय घटक होता है और अजीवीय घटक होता है। तो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके जो घटक होते हैं वो जीवी और अजीवी दोनों घटक होते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं कि तंत्र शब्द जो था उसका विकास किसने किया था? एजी टांसले ने। और अगर ये देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहा जाता है, फाना कहा जाता है। ठीक है। और अब दूसरा चैप्टर आ गया है ये, तो यहाँ से देखते हैं आगे। इसमें है कि वर्ष, इसमें कह रहा है वह वर्ष कौन सा है, तो इसमें 1980 है, इसको लगा लेते हैं तो ज़्यादा सही पढ़ने में होगा। वर्ष 1980 जो इसका आंसर है वो दिया हुआ है, तो हम उसको लगा लेते हैं। वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारत के वनारोपण की प्रक्रिया में तेजी आई है। तो अगर आप जानते हो कि 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था भारत का, और जिसमें ये कहा गया था कि मतलब इंडिया में जो सभी राज्यों का मानक होना चाहिए वो एक होना चाहिए कि 33% जो है फॉरेस्ट एरिया कवर से हर राज्य को कंपल्सरी है इसको करना। बट ऐसा हो नहीं पाया है अभी फ़िलहाल। तो
तो अभी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, लेकिन अगर देखा से आई है तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग एक बार, कितना फॉरेस्ट इंडिया में कितना है, यूपी का कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में। इसमें आ जाते हैं, ये तो पूरा फुल जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा करंट बेसिस होता है। तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इसको जा करके करंट से देख लीजिएगा। 2023 में आयोजित वह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जिसमें वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी की बात कर रहा है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि भारत की सक्रिय भागीदारी जो है, भागीदारी देखी गई विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण फंड बनाया गया था एक, तो उसके लिए ये क्वेश्चन वाकई में 2025 में जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। ये मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने करंट के बेसिस पे ही पूछा है। तो इसमें 2 समझौते हुए थे, एक पेरिस जल समझौता COP28 हुआ था, COP28 जो था उसमें ये चीज़ समझौता किया गया था कि पेरिस समझौता, और उसके बाद विकासशील देशों के लिए एक जलवायु फंड बनाया गया था, ये COP28 के तहत किया गया था। इस वजह से इसको पूछा गया। ये केवल भारत की सक्रिय भागीदारी थी और ये विकासशील देशों की बात कर रहा था। भारत एक विकासशील देश है, इस वजह से इन्होंने इसको यहाँ पे बोल दिया, मतलब दे दिया था क्वेश्चन 2025 में जूनियर असिस्टेंट में। अब आ जाते हैं कि इधर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये है जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में लागू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, 25 की पेट वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो 1 अप्रैल 2024 में ये जो है लागू किया गया था, इस चक्कर में इसको पूछ लिया था। अब आपको याद हो तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है। NAPCC, ठीक है, NAPCC बोलते हैं इसको, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। NAPCC जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया था 2008 में, मनमोहन सिंह थे उस टाइम में, तो उन्होंने लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो वेटलैंड्स होती हैं, वेटलैंड क्या होती हैं? वेटलैंड वो साइट्स होती हैं, जैसे आप जानते होंगे कि दलदली भूमि जो है होती है, उसी को वेटलैंड कहते हैं। तो ये इसका एक जो 1971 ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत जो है इसको साइट रामसर कन्वेंशन घोषित किया गया था। तो मतलब इसमें हर साल ये साइट जारी होती है, इसमें कुछ साइटों को मतलब घोषित किया जाता है, तो उसको जो है संरक्षण दिया जाता है। इस वजह से ये लोग इनको हर साल लाते हैं। ये आ जाते हैं आगे। साउथ एशिया वाइल्ड इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य कौन सा देश है? मतलब तीन देश और दिए रहे होंगे, उसमें से पूछ रहा है कौन सा देश है। तो आप इसका एक काम करिएगा कि 7 जो साउथ एशिया वाइल्ड इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब उसकी जो कंट्रीज़ के नेम हैं उनको आप देख करके जाइए ज़रूर। और कोशिश करिएगा कि जैसे जो भी इन्वायरमेंट में अगर आता है करंट में, तो वो क्या करते हैं कि जैसे करंट हम पढ़ते हैं तो उसमें मिल जाता है कि 7 कंट्रीज ये हैं, तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है ये। वह देखते हैं कि वह आंदोलन जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है, वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में चालू किया गया था, जिसमें संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार वे मुद्दे जिसके कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, वो है ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत हानिकारक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन सी गैस आती हैं? CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CH4 जो मीथेन होता है, N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये भी आता है, और ये होता है, और जल वाष्प होता है, वाटर वेपर, जल वाष्प होता है, ठीक है। जल वाष्प के बाद CFC होती है, CFC। तो ये क्या है कि कार्बन क्लोरोकार्बन, तो ये होता है इसका। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और
N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और CFC होते हैं इसके लिए। फिर देखो चिपको आंदोलन फिर पूछ लिया गया है, तो ये 1973 में, और गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने पादप संरक्षण के लिए बनाया गया था। पेड़ों को जैसे पेड़ को लिपट जाते थे तो उसी को चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, ये अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। तो क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका यह उद्देश्य यह है कि पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना जो है, ये कौन सी संगठन का कार्य है? तो ग्रीन पीस एक संस्था है, उसका जो है एक कार्य होता है कि वो पर्यावरण के संबंधित मुद्दों को सुलझाए। ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, उद्देश्य के रूप में जाना जाता है ये। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी जो है 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मिले, ताकि आप आराम से देख लें। और कंपलसरी नहीं है कि आप इसको मतलब आपके पास ये किताब होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप एक काम करिए कि इसको कान में लगाइए, ईयरफोन लगाइए, आराम से इसको सुनते जाइए आंख बंद करके। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको नई मिलेंगी। और ऊपर से आप ये भी जान लीजिए कि UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि किसी भी हालत में PYQ क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। और लगभग 70-30 मान लीजिए, 70-30 का रेशियो होता है। 30 क्वेश्चन नए होते हैं, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने PYQ से पूछा जाते हैं। तो PYQ आपको बहुत गहन अध्ययन करना है, और पढ़ने का सही तरीका भी यही होता है कि पहले आप पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर PYQ कर लीजिए, उसके बाद जो है अपना जो सोर्स है उससे पढ़ लीजिए। तो वो ज़्यादातर ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन को, ये टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उससे आपका रैंक बढ़िया इंप्रूव होती है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और आप लोग एक काम करिएगा कि इस चैनल को कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए।